सभी दोस्तों को नमस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि मिनी ने अपनी शिक्षिका से कहा मैंने एक आयत बनाया जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, एक होता है वर्ग, ठीक है, और एक होता है आयत। ठीक है, जिस जैसे 4 4 4 4, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको स्क्वायर बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसको रेक्टेंगल कहते हैं, जिसको आयत कहते हैं। तो इसने एक आयत बनाया जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, मतलब इसकी सारी भुजाएं जो है ना वो 4 सेंटीमीटर बता रहा है। तो एक हिसाब से अगर देखो सारी भुजाएं अगर 4 सेंटीमीटर की है तो ये तो वर्ग भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब एक चीज याद रखना कि सभी जो है ना वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन आयत जो है ना वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, वर्ग नहीं हो सकता, आयत जो है वो वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि आप 2 फीट के हो तो आपने 6 फीट हासिल कर ली, तो जो 6 फीट वाला है वो 2 फीट होकर के गुजरा है, लेकिन 2 फीट वाला ना वो 6 फीट से होकर के नहीं गुजरा है। आप समझ रहे हो ना। तो वर्ग जो है वो छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो ये बड़ा वाला आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। तो सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं, ये बात सही है। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं, जैसे कि इस केस में आपने देखा कि एक आयत की जो है, जैसे एक आयत है 4 और 2 होता है, लेकिन ये 4 और 4 भी हो सकता है। इस भुजाओं जैसे कि आयत की सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं, तभी तो जाकर के वर्ग बनेगा वो। तो सभी वर्ग जो है वो आपके आयत होते हैं, ये बात फैक्ट है। सभी आयत वर्ग होते हैं। जैसे कि आप ये देखो 4 है और 2 है, क्या ये वर्ग हो सकता है? ये तो आयत है ना, ये तो वर्ग हो ही नहीं सकता। तो सभी की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ये सभी वर्ग जो है आयत होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन सभी आयत वर्ग होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक आयत है लेकिन नहीं हो पाया वर्ग, तो इसका मतलब कि ये सभी आयत जो है वर्ग नहीं हो सकते। ठीक है, तो आंसर नंबर सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं। एक पैटर्न है, इस चीज को देखिए। इस पैटर्न में क्या देखने को मिल रहा है कि 9 माइनस 1 8, 98 माइनस 2, यहां पर भी 8 आ रहा है, ये सब 8 आ रहा है। ठीक है, इसको छोड़ ही देते हैं। फिर 9 और 1, यहां पर 1 यहां पर आ गया। ठीक है, 2 है तो यहां पर 1 के बाद 1 2 आ गया, यहां 3 है तो 1 2 3 आ गया, यहां 4 है तो 1 2 3 4 5 आ गया। तो यहां पर क्या होगा, 5 आकर के 6 होगा। तो यहां पर 5 दिख रहा है और यहां पर तो ये गलत हो गया। तो बस 1 2 3 4 5 6, 4 के बाद आ रहा है ना 1 2 3 4, 5 के बाद आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये वाला आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब देखते हैं ये वाला आंसर होगा कि नहीं। और दूसरी चीज ये है कि ये 4 वाला तो होगा नहीं, 4 वाला तो होगा नहीं, 5 वाला है, या तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डैश नहीं है। अब देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर नंबर 4 होगा, लेकिन यहाँ पर डैश मिसिंग है, क्योंकि देखो अब मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डैश मिसिंग था। ठीक है, जिसकी वजह से इसको मैंने कैंसिल करा था। लेकिन अगर यहाँ पर डैश आ जाता है तो 5 तक ही जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, जैसे 4 है तो 4 तक जा रहा है, तो 5 है तो 5 तक जाएगा, 6 वाला तो होगा नहीं, लेकिन डैश मिसिंग था। तो आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के पैटर्न वाले सवाल भी बनते हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत आसान सवाल आते हैं। ठीक है, तो गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा मुक्त प्रश्न उत्तर वाला प्रश्न है? तो मुक्त मतलब समझ रहे हो, जो कि एकदम मुक्त है, जिसकी कोई भी सर पैर नहीं है, मतलब जो मर्जी आए वो कर सकते हो, अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के उसमें संशोधन कर सकते हो, चाहे उस चीज के बारे में बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, परिवार का एक्सपीरियंस, दोस्त यारों का एक्सपीरियंस, सबका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। मुक्त है, जैसे कि बोला जाता है ना कि आप तुम बेटा फ्री हो, तुम्हें जो करना है करो, तो आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो, मुक्त हो। ठीक है, मोह माया से मुक्त हो, सारी चीजों से मुक्त हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एक होता है बंद। ठीक है, बंद मतलब कि माँ बाप ने एक बंदिश लगा दी आपके ऊपर कि सिर्फ ये चीजें कर सकते हो, रूल्स हैं तो रूल्स हैं। तो जब भी आपको मुक्त वाला बोले मतलब कि उसके बहुत सारे कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन करना होगा आपको। बंद मतलब कि एक सिंपल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फलाना, बस हो गया आपका बंद। आपका नाम ये क्यों है? अब इसके बारे में जब आप क्यों का सवाल आएगा ना, तो यहां पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरे दादाजी को मेरा नाम पसंद आ रहा था, मेरे बड़े पापा को, मेरे भैया को तो पसंद नहीं आ रहा था, बट वही है कि दादाजी ने नाम रखा तो रखना पड़ा। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, उसको मुक्त वाला बोला जाता है। आई होप आपको पता होगा, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता, ये चीज जानना जरूरी है। यदि दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या 7 है। अब दो संख्याओं का योग जो है ना 15 है, जिसमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी कितनी होगी? तो 7। अब एक 7 है तो 8 जोड़ दोगे यहां पर, तो 8 7 15। ये तो सिंपल सवाल हो गया, इसमें कहीं एक्सप्लेनेशन की जरूरत हुई नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो गया।
यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु उसकी आयु के 5 गुना है तो पिताजी की आयु कितनी होगी। ये भी जोड़ने वाली बातें हैं, देखेंगे। यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वो संख्याएं हैं। दो संख्याओं का योग अगर 17 है तो वो कौन कौन सी संख्या है। 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर जो है 13 आ जाए, तो 17 में क्या जोड़ोगे कि उत्तर 13 आ जाएगा, तो 17 में -4 जोड़ दोगे ना तो 17 में 13 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर दो ऑप्शन आपके पास बचता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहां पर तो नॉर्मली क्या है, 7 वर्ष है, अनिल की आयु 7 वर्ष है, उसके तो पिताजी की आयु जो है अनिल की आयु का 5 गुना है। ठीक है, तो अब मेरी उम्र मान लो 7 वर्ष है, मेरे पिताजी की आयु 5 गुना है, तो 7 5 35, तो पिताजी की आयु कितनी हो 35 वर्ष। तो ये कोई लॉजिक तो हुआ नहीं ना, इसमें तो सिर्फ डिटेलिंग था, सिंपल था। ठीक है, जैसे 7 का 5 में गुना कर दो कितना होता है, 7 5 35। अब यहां पर यह सवाल आता है कि यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं हैं। तो अब दो संख्याओं का योग 17, जैसे कि 1 + 16 कितना हो गया 17, 15 + 2 कितना हो गया 17। तो इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है ना, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं कौन कौन सी, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं, इस चीज को याद रखेंगे। तो अब करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आंसर नंबर जो थर्ड होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा थर्ड आंसर, क्योंकि इसमें एक एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसमें बहुत तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, ये मुक्त है अपने आप से। 1 + 16 ये भी 17 हो सकता है, 15 + 2 ये भी 17 हो सकता है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है। ठीक है, कौन सा आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है, इस चीज के बारे में हम अब यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका दृश्यकरण कौशल को विकसित करना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना, दिक् स्थानिक संबंधित तर्क कौशल में वृद्धि। पहला ऑप्शन है यहां पर दृश्यकरण कौशल, मतलब कि कोई आकृति पढ़ाने का मतलब क्या है। तो आकृति पढ़ाने से क्या होता है, आप देखते हो ना, तो देखने के बाद जो आपका दृश्यकरण कौशल है वो विकसित होता है, देख करके चीजें मेमोराइज करते हो। नामों को स्मरण करना, स्मरण करने वाली चीजें नेगेटिव है, अभी टैग वर्ड की वीडियो डाल दूंगा शाम तक। ठीक है, उसको देखना, उससे बहुत ज्यादा काम आसान हो जाएगा आप लोगों का। और कौशल में संबंधित तर्क कौशल में दिक् स्थान, ठीक है, स्थान के बारे में जो भी संबंधित तर्क है उस चीज के कौशल के बारे में विकसित होना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है, तो ए और सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए आंसर सी थर्ड सेकेंड। ठीक है, ए और सी। ठीक है, तो विकसित करना और वृद्धि करना ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अगर विकसित होगी वृद्धि होगी तभी तो काम चलेगा ना, लेकिन पॉजिटिव चीज है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए और किस चीज के लिए गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपको देखने को मिलता है जियो बोर्ड, ठीक है, जियोजेब्रा, गिनतारा अबेकस, ग्राफिक कैलकुलेटर। नेत्रहीन बच्चों के लिए यहां पर देखोगे गणित शिक्षा जियो बोर्ड के द्वारा और गिनतारा के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी आकृति होती है जिसको छू छू करके जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से सीखा जाता है, तो बिना देखे भी सीख सकते हैं। गिनतारा में जो है यहाँ पर देखोगे तारे को गिनने वाली आकृति जैसे छू छू करके, ठीक है, साउंड के माध्यम से। जियो बोर्ड भी उसी तरीके का होता है। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 और सी जो है वो ए और सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इमेज तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट हाँ मैं इस चीज के बारे में अलग से वीडियो बना देता हूँ आप लोग। ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान समय शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, यह प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थान जो ऐतिहासिक स्थान है उसके भ्रमण की बात की जा रही है। कब, ज्यामितीय आकृति के शिक्षण के दौरान कोई आकृति को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ज्यामितीय आकृति, और उस दौरान शिक्षिका जो है ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना रही है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि उसको बेलन सिखाना है। ठीक है, बेलन सिखाना है, तो उसने क्या सोचा, शिक्षिका ने सोचा कि चलो भाई इसको कुतुब मीनार दिखाते हैं, तो इस पर विचार कर रही है। यह प्रतिबंधित करता है, किस चीज के बारे में बात करता है ये चीज। ठीक है, चलो, तो सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः यह आवश्यक है। जरूरी नहीं है आवश्यक भाई, अगर किसी ने सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की, ऐसा नहीं है, आवश्यक नहीं है। यह नित्य क्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त करता है। विराम गलत हो गया, रेस्ट वाली अवस्थाएं खराब होंगी। आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। ये प्रोत्साहन जो है पॉजिटिव हुआ, राइट आंसर हो जाएगा। बात खत्म, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम पूरा करने की बात की जा रही है, ये भी गलत हो गया। आंसर नंबर थर्ड जो होगा राइट आंसर। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है 2005 के अनुसार निम्न में से कौन से गणित के कक्षा के
दृष्टिकोण को निरूपित करता है, छात्र सूत्रों को स्मरण करें। चलो ये गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है, मतलब कि एक गणित का कक्षा चल रहा है उसमें किस तरीके का दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा कुछ दृष्टिकोण है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, तो गणित की कक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है वो किस तरीके से टीचर आपको पढ़ाएगा। तो छात्रों को सूत्रों को याद कराया जाए। बचपन तो ऐसे ही बर्बाद हो गया अपन लोगों का कि मैथ को लेकर के सूत्र याद कराया जाता था, a+b+a² + b² इस तरीके से कुछ चीजें याद कराई जाती, a-b²। तो इससे क्या है ना कि टफ लगने लगा मैथ, और मैथ को हम लोगों ने प्रैक्टिकल वे में देखा नहीं, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। ठीक है, लेकिन चीजों को कोशिश की जाए तो सीखा जा सकता है, लेकिन अब वक्त बहुत कम बचा है। आप ये पढ़ने जाओगे तो ये छूट जाएगा, ये पढ़ने जाओगे तो ये छूट जाएगा, ये चीजें चलती हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो जो हुआ सो हुआ, आप लोग जाकर के रट्टा मत मरवाना, बच्चों को सिलेक्शन होता है तो इससे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है पढ़ाई का वो खत्म होता है। कक्षा में केवल शिक्षक एक वाचक के रूप में, बस वही चीज है कि सिर्फ बोलते रहोगे क्लास में बैठ करके और कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी तो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों की नकल कर रहे हैं बच्चे, और सर मेरा हो गया, पहले मेरा हो गया, सर मेरा हो गया, ये देखो सर मैंने कर दिया पहले, अरे वाह बेटा तुमने कर दिया। ऐसे भी काम नहीं चलेगा। अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करना और हल करना है। ठीक है, ये राइट आंसर होने वाला है। आंसर नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख, मतलब रिकॉर्ड की बात की जा रही है, इसको एनेक्डोट कहा जाता है। एक तो पोर्टफोलियो होता है जिसको हम कहीं भी कैरी कहीं ना कहीं भी कैरी कर सकते हैं पोर्टफोलियो को, किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं तो, जैसे कि आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है, ये पोर्टफोलियो है, कहीं भी जाकर के दिखा सकते हो, देखो सर मेरा सीटेट में इतने नंबर है, मैं एलिजिबल हूँ, 5,000 रुपया से ज्यादा लेना चाहता हूँ प्राइवेट में, बट उससे ज्यादा तो आपको देंगे ही नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कों को रखा ही नहीं जाता वहां पर, इस चीज को भी याद रखना, क्योंकि लड़के मांगेंगे 15-20 हजार रुपए, उनको मिलेगा नहीं, और बाकी आपको पता है कौन कौन पढ़ाता है वहां पर। ठीक है, तो आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख एनेक्डोट रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें क्या सही होगा, बच्चों के द्वारा की गई परियोजना कार्य को सम्मिलित करता है, ऐसा नहीं है ये पोर्टफोलियो में करता है, तो ये गलत हो गया। डेली आप क्या कार्य करते हो सारी चीजें पोर्टफोलियो में दिखाई जाती है। यह बच्चे द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता को उल्लेखित मानदंड पर जांचता है, उसे अंकित करता है, तो ये गुणवत्ता की बात नहीं करता है कभी भी। आप देखोगे यह एक विशेष कौशल और प्रक्रिया के होने न होने की अंकित करता है, ये भी पोर्टफोलियो में अंकित करता है भैया। ठीक है, ये भी पोर्टफोलियो में अंकित करता है। दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चों की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है, अवलोकनात्मक वृत्तांत रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका आंसर सही होने वाला है कि दिन प्रतिदिन के आधार पर बच्चों की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है। और ये एनेक्डोट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो ना उस स्कूल के लिए होता है। ठीक है, ये ट्रांसफर नहीं होता। आंसर नंबर 4 होगा राइट आंसर। एक कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। ठीक है, तो गुणन का परिचय, गुणन मतलब कि आपको गुणा सिखाया जा रहा है कि हाँ 4 में 3 जोड़ा जाए तो क्या होगा। ठीक है, 4 को अगर 3 बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन मैडम ने कहा कि नहीं अब ऐसे नहीं, कुछ थोड़ा तूफानी करेंगे, 4 और 3 को गुणा करेंगे। तो उन्होंने कैसे बताया, ठीक है, पुनरावृत्ति की आयताकार सारणी से कराया, वो क्या चीज है। देखो गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभव को उपयोग में ला रही है। ठीक है, गुणन की बहुल औपचारिक कलन विधियों को पढ़ा रही है, बहुत सा समय नष्ट कर रही है, समय नष्ट नहीं कर रही है। कोई एक्टिविटी अगर करा रही है टीचर तो समय कैसे नष्ट करेगी, छात्रों को व्यस्त करके वह खाली समय में क्या स्वेटर बुनने का काम करेंगे, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो गुणन की बहुल औपचारिक कलन विधियों को पढ़ा रही है। कौन सी बहुत औपचारिक विधियों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, औपचारिक विधि थोड़ी ना है ये, औपचारिक विधि तो है 4x3, ये क्या हो गया औपचारिक। औपचारिक मतलब फॉर्मल जिसको कहते हैं, जैसे ऑफिस में जाते हो तो फॉर्मल पहनना होता है, किसी से बाहर बात करते हो तो फॉर्मल बात करते हो। ठीक है ना, जैसे अपने पापा को बोल दिया अरे यार पापा, लेकिन बाहर अगर किसी के अंकल से बात करें तो अरे यार अंकल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो औपचारिकता है। घर में तो आप अनौपचारिक रूप से कुछ भी बोल सकते हो। तो अनौपचारिक व्यक्ति जो होता है ना थोड़ा सा खुला होता है, फ्री होता है, तो चीजें ज्यादा सीख पाता है। तो यहाँ पर रणनीतियों के कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, अगर पूर्व ज्ञान दिख रहा है तो पॉजिटिव है और उनके अनुभव पॉजिटिव है। आंसर नंबर 1 राइट आंसर होगा। किसी बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है।
कुछ चीजें जैसे आपको हिंदी आती है, थोड़ा बहुत हिंदी आती है तभी तो ये चीजें पढ़ पा रहे हो। अगर हिंदी नहीं आती, मैं यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में क्वेश्चंस लेकर के आऊं तो आप कहोगे कि हिंदी में लाओ, हिंदी नहीं आती तो आप बोलोगे इंग्लिश में लेकर के आओ। तो पूर्व ज्ञान में जो चीजें हैं वो चीजें ज्यादा अडॉप्ट की जाती हैं। एक बच्ची जो है गेंदों की गणना एक गेंद पर उंगली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बताते हुए कर रही है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये गेंद है, ठीक है। अब उसका एक लड़की है जिसका, ठीक है, ठीक है। अब इसका हाथ बना दिया गया, ठीक है। अब इसका हाथ, अब ये एक को टच करती है कहती है एक, एक को टच करती है कहती है दो, तीन को करती है तीन, चार, तो इस तरीके से टच करती है और उस क्रम का नाम बोलते हुए जाती है। कुछ गेंदों की 2 बार करना की इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है। तो जैसे कि किसी किसी को ना, जैसे 1 2, फिर आगे जाने के बजाय इसी को बोल दिया 1 2, फिर इसी को 3 बोल दिया, फिर 4 बोल दिया, 5, फिर 6, तो किसी किसी को ना 2 बार गणना कर ले रही है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। एक से एक संगतता, अब देखो कितना आसान सा प्रश्न है और साफ साफ आपको यहां पर लिखा हुआ भी दिख रहा है, एक से एक संगतता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। बहुत आसान सा प्रश्न है, एक से एक संगतता, एकाकी संगति, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, एक साथ गिनने की क्षमता जो है ना, वो कहीं ना कहीं किसी भी संख्या, किसी भी वस्तु को एक साथ गिनने लगता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है कि किसी वस्तुओं की गिनती आप कर रहे हैं और पहले एक वस्तु को कहीं ना कहीं आप यहां पर दिखाते हो कि ये एक है, ठीक है। फिर दूसरे बार जब जाते हो तो उसी को फिर से कहते हो कि ये एक है, ठीक है। तो ये चीज है, किसी किसी को 2 बार, किसी किसी एक चीज को 2 बार काउंट कर लेते हैं, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर। और इसी तरीके का सवाल आएगा, ये आराम से आप कर लो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। वर्गीकरण तो किसी तरीके का कर नहीं है, पंक्तिबद्धता तो है नहीं, किसी चीज को पंक्ति से तो बोल नहीं रही है क्योंकि एक को 2 बार काउंट कर दे रही है। वर्गीकरण है नहीं, गणन संख्या तो हो नहीं रहा, गणना तो कर ही नहीं रहे क्योंकि 2 बार कर दे रही, तो गणना किस काम का। चलो, गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रख के, एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर और उनको कई बार दोहराकर, बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास और ड्रिल से कलन विधियों का दोबारा प्रदर्शन करके। तो देखो भैया, गणित में जो है ना, उदाहरण और गैर उदाहरण देना बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। जैसे आपने कोई उदाहरण दे दिया, ठीक है, जैसे 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। ये क्या है, ये आपका उदाहरण है, किताब में लिखा हुआ है। अब इस उदाहरण कैसे दोगे कि 4, एक पापा 4 लड्डू लेकर के आए, ठीक है, 8 लड्डू लाए, 4 आपको दिए और 4 आपके भाई को दिए। तो 4 आपको अगर 2 बार दे दिया जाए तो आपके पास कितने लड्डू हुए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उदाहरण, ठीक है। और गैर उदाहरण में अगर देखा जाए तो इसी तरीके के उदाहरण जो होते हैं, गैर उदाहरण किसी और चीज से रिलेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर गणित में भ्रांतियां हैं अगर बच्चों के अंदर कि पापा 4 और 4 जो होता है ये तो 16 होता है ना पापा, तो नहीं बेटा, वो गुणा होता है। 4 में 4 का गुणा करोगे ना तो वो 16 हो जाता है, ठीक है। और 4 में अगर 4 को अगर जोड़ोगे ना तो वो 8 हो जाता है, ठीक है। आप इस चीज को समझो, अगर 4 में, अगर आपके पास 4 चॉकलेट है, 4 और ला करके मैंने आपको दे दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन मैंने 4 बार आपको 4 चॉकलेट दिया तो कितना हुआ, 16। तो इस तरीके की चीजें धीरे धीरे करके सिखाओगे, आपको तो आसानी से आ जा रहा है, लेकिन आप बच्चे बन करके देखो तो उनको कितना डिफिकल्ट लगता होगा। तो आंसर नंबर इसका क्या होगा, फर्स्ट होगा राइट आंसर।